नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक और जो आपके सामने है राज्यपाल। तो ये जो टॉपिक है राज्यपाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। आप मान लीजिए एक क्वेश्चन तो पक्का इस टॉपिक से आने वाला है, ठीक है? और आता ही है और इस क्वेश्चन इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार राज्यपाल के संबंधित अनुच्छेद के बारे में पूछा जाता है, कौन नियुक्ति करता है, कौन निष्कासित करता है, क्या-क्या शक्तियाँ इनको प्रदान की गई हैं, ठीक है? शक्तियों से संबंधित जैसे विधायी शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति और आपके न्यायालय से संबंधित क्या-क्या शक्तियाँ प्रदान की गई। इस तरह से प्रीलिम्स में कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार स्टेटमेंट फॉर्मेट में पूछा जाता है, तो कई बार मैच ऑफ द फॉलोइंग में आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं, कई बार इस तरह से कि एसोमेलित योग का चयन कीजिए, ठीक है? तो ये तो रही प्रीलिम्स की बात और इसके बाद बात करें तो राज्यपाल से संबंधित कई महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, ठीक है? तो आज चर्चा करेंगे सारे आर्टिकल्स के माध्यम से कितने किस आर्टिकल में क्या बताया गया है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार राज्यपाल। तो देखिए संविधान के भाग 6 में बताया गया है संविधान के भाग 6 में पढ़ेंगे राजस्थान की राज्य व्यवस्था देख रहे हैं संविधान के भाग 6 में। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 167 आर्टिकल कहाँ से? आर्टिकल आपके 152 से 167 तक बताया गया है। क्या बताया गया है? तो राज्य की जो कार्यपालिका स्थिति है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है? तो राज्य की कार्यपालिका बताया गया है। राज्य की कार्यपालिका में कौन-कौन हिस्सा है? राज्य की कार्यपालिका में आपके राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता ये शामिल हैं, ठीक है? तो इन सब के बारे में अपन देखेंगे। अब इसमें इनसे संबंधित जो भी राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल्स हैं उनको अपन देखने वाले हैं, ठीक? तो ये याद रखना संविधान के भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। भाग 6 ठीक है? किसके बारे में बताया गया है? आपके कार्यपालिका। किसकी? राज्य की कार्यपालिका के रूप में इसको वर्णन किया गया है, ठीक है? अब इसमें अपन क्या देखेंगे? राज्यपाल की स्थिति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल को क्या-क्या शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियाँ क्या है? स्वविवेक से मतलब इसमें कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जिनमें राज्यपाल की स्वविवेक से डिसीजन लेना है। अब इसमें 2 प्रकार से है, कुछ शक्तियाँ संविधान से प्रदान की गई हैं, कुछ उसको परिस्थितिजन्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। राजभवन की क्या स्थिति है और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन्स अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिचय और राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए ये राज्य का प्रथम नागरिक है। बेहद इंपॉर्टेंट बात है, राज्य का प्रथम नागरिक है ये। राज्यपाल को राज्य का प्रथम नागरिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके पीछे बात देखिए क्या स्थिति है कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और ये संघीय शासन व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से ली है, ठीक है? अब संघीय शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? हमें पता है इसमें केंद्र को अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं मतलब केंद्र सशक्त है। कुछ शक्तियाँ राज्यों को प्रदान की गई हैं। अब इस तरह से इसमें क्या है संविधान की 7वीं सूची में उन विषयों को डिवाइड कर दिया कि कौन से विषय केंद्र सरकार के हैं और कौन से विषय राज्य सरकार के हैं और कुछ विषय ऐसे हैं जिनको समवर्ती सूची में रखा गया है जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून नियम बना सकती है, ठीक है? तो यहाँ से हमने देखा कि कुछ शक्तियाँ केंद्र को प्राप्त हैं, कुछ शक्तियाँ राज्य को प्राप्त हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? ये जो संघीय जो स्वरूप है, उसकी जो एग्ज़ैक्ट वर्ड की बात करें, तो ये अर्धसंघीय स्वरूप हो गया, ठीक है? कैसा? अर्धसंघीय स्वरूप। संघीय शासन व्यवस्था का कैसा स्वरूप अपनाया गया है भारत में? अर्धसंघीय स्वरूप अपनाया गया है, जिसे क्वासी फेडरल के नाम से जाना जाता है, ठीक है? अब इसमें बात ये है कि केंद्र सशक्त है, राज्यों को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं राज्यपाल की। अब इसमें केंद्र और राज्य के मध्य कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है? राज्यपाल काम करता है। क्यों? राज्यपाल इस जो कार्यपाल की स्थिति है, केंद्र और राज्य के मध्य सेतु के रूप में काम कर रहा है राज्यपाल। राज्यपाल कैसे काम कर रहा है? क्यों करता है? क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। कब काम करता है? जैसे आपात स्थिति है, तो वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। तो ये सारी बातें हमें याद रखनी हैं और बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है? और इस तरह से जब केंद्र का प्रतिनिधि है, राज्य पर राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये राज्य का प्रथम नागरिक है और राज्य का ये सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। राज्य का अगर सबसे सर्वोच्च पद की बात करें तो कौन-सा होता है? वो राज्यपाल का पद होता है। ऑप्शन दे सकता है क्वेश्चन बना के कि राज्य का सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन-सा है? तो ऑप्शन मिल जाएँगे जैसे आपको राज्यपाल मिल जाएगा, मुख्यमंत्री मिल जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मिल जाएँगे, इस तरह से महाधिवक्ता मिल जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है राज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद है वो राज्यपाल का होता है और ये राज्य का नॉमिनल हेड होता है। अगली बात करें तो केंद्र का प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। आपात स्थिति में केंद्र की आँख कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि हमें पता है आर्टिकल हमारा जो 1 है उसमें क्या-क्या है? भारत राज्यों का संघ है, ठीक है? भारत क्या है? राज्यों का संघ है और ये स्टेटमेंट भी कई बार पूछा जाता है आर्टिकल 1 से संबंधित कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारत की स्थिति कैसी है? भारत राज्यों का संघ है
संघ राज्यों को मिलाकर संघ बनाए, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस बनाए दिए जाते हैं। तो हमें याद रखना है भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। सेतु लिंक केंद्र और राज्य के मध्य कड़ी का काम करता है और अर्ध संघीय व्यवस्था के रूप में जिस संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, तो इस तरह से ये सेतु के रूप में भी काम करता है, जैसी हमने अब बात की थी। फिर बात करें राज्य की जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का भी प्रमुख होता है। ये बात अलग है कि वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन ये क्या होता है, नॉमिनल हेड होता है, ठीक है। अब वास्तविक कार्यपालिका में सीएम होता है, मंत्रिपरिषद होता है, राज्यपाल होता है, और जो राज्यपाल है वो क्या होता है, औपचारिक प्रमुख होता है, ठीक है। यहां से याद रखना है राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है, तो सीएम और मंत्रिपरिषद होते हैं, सीएम होता है, ठीक है। तो ये बातें हमें याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है, हर एक बात महत्वपूर्ण है। राज्य का प्रथम नागरिक है, केंद्र का प्रतिनिधि है, केंद्र और राज्य के बीच सेतु कड़ी के रूप में, लिंक के रूप में काम करता है। राज्य की कार्यपालिका का कैसा मुखिया है, एक औपचारिक मुखिया है, ठीक है, औपचारिकता है, जबकि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, सीएम होता है, ठीक है। तो ये बातें याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं, संवैधानिक आधार कहां से मिला, ठीक है। राज्यपाल का पद कहां से आया है, तो राज्यपाल पद से संबंधित जो शक्तियां हैं, ठीक है, जैसे विधायी शक्तियां हैं, कार्यपालिकीय शक्तियां हैं, इसकी न्यायिक शक्तियां हैं, तो इनके लिए आधार कहां से प्रदान किया गया, तो हमें याद होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, वहां से इसे संवैधानिक शक्तियां प्राप्त हुई हैं, ठीक। अगली बात है संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है, तो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 167 तक इसका वर्णन किया गया है। ये सारी बातें हमें याद रखनी है। सारे मैच ऑफ द फॉलोइंग में स्टेटमेंट के तौर पर ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो संवैधानिक आधार भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रदान किया गया है। वही संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 167 तक 167 तक इसका वर्णन किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल की जाती है, सही बात है, ठीक है, याद रखनी है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, आर्टिकल 155 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है। एक बार बाद में हम डिटेल से देखेंगे, एक बार बेसिक डिटेल्स देख रहे हैं, राज्यपाल के परिचय से संबंधित सारी बातें देख रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये बात आती है कि हमको प्रेरणा कहां से मिली कि संविधान में राज्यपाल जैसा पद होना चाहिए, तो ये प्रेरणा हमें कनाडा के संविधान से मिली है, ठीक। ये प्रेरणा कनाडा के संविधान से ली गई है, ये बात भी हमें ध्यान रखना है। अब जैसे राज्यपाल के अन्य अन्य नाम हैं, जैसे हम दिल्ली और पौंडुचेरी में देखें तो इनको उपराज्यपाल कहा जाता है। चंडीगढ़ और लक्षद्वीप जैसे छोटे यूटीज हैं, वहां इसको क्या कहा जाता है, प्रशासक के नाम से जाना जाता है। और राज्य सरकार के इस 3 अंग होते हैं, विधायिका, यहाँ से एक पॉइंट ये है कि राज्य सरकार के 3 अंग होते हैं, कौन कौन, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये कुछ पॉइंट्स हैं कि यहाँ से हमने देखा राज्यपाल से संबंधित थे, ठीक है, कि राज्यपाल को किन किन नामों से जाना जाता है, क्या संवैधानिक आधार है, कौन इनकी नियुक्ति करता है, किस आर्टिकल के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। दिल्ली पुडुचेरी में इसको क्या माना जाता है, दिल्ली और पुडुचेरी में इनको उपराज्यपाल के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। लक्षद्वीप और चंडीगढ़ में इनको प्रशासक कहा जाता है, और है ये कौन, ये राज्यपाल है। फिर हमने देखा सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ठीक। तो ये राज्यपाल पद से संबंधित कुछ विशेष बातें हैं, इनके परिचय से संबंधित। अब देखिए आगे बात करते हैं, चलिए। राजस्थान में राज्यपाल, ऐतिहासिक तथ्य देख रहे हैं, परीक्षा हेतु हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो राज्यपाल का पद कैसे सृजित हुआ, ये बात हमें देखनी होगी, ठीक है। तो देखिए 1949 से 1956 की बात है। प्रथम और अंतिम राज प्रमुख हुआ करते थे। राज्यपाल पद के सृजन से पहले राज प्रमुख का पद हुआ करता था, ये हम बात हमें याद रखनी है। और सवाई मानसिंह द्वितीय, हमें पता है एकीकरण के पश्चात महाराजा प्रमुख और राज प्रमुख पद ऐसे थे, और ये प्रथम और अंतिम राज प्रमुख हुए थे, और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, 1949 से 1956 इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। तो हमें पता है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित समिति का गठन किया गया था, ठीक है। और ये कब से लागू हुआ है, आप देखिए 1 नवंबर 1956 से ये लागू हुआ है। राज प्रमुख का जो पद था उसको किससे चेंज कर दिया गया था, राज्यपाल के पद से चेंज कर दिया था। 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956 में, उसके तहत 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में जो बात है 1 नवंबर 1956 की, राज प्रमुख के पद को क्या कर दिया गया, राज्यपाल नाम दे दिया गया। और ये किसकी सिफारिश पर किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर यह काम किया गया था, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग का ये कब बना था, 1953 की बात है, ठीक है, 1953 की बात है। और यहाँ से 1956 में इन्होंने 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद किसमें बदल दिया, राज्यपाल में। फिर बात है 25 अक्टूबर 1956 की, प्रथम जो राज्यपाल बने थे श्री गुरमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल बने थे, और इनकी नियुक्ति कब हुई थी, 25 अक्टूबर 1956 को इनको नियुक्त कर दिया था। और इन्होंने कार्यभार कब संभाला था,
कार्यभार ग्रहण किया था 1 नवंबर 1956 को। दोनों बातें याद रखनी है। आरपीएससी इस तरह से क्वेश्चंस को घुमाती है कि नियुक्ति कब की गई, कार्यभार कब ग्रहण किया गया, दोनों बातें अंतर है। तो भाई नियुक्ति तो पहले ही कर दी गई 25 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर 1956 को इनकी नियुक्ति की गई और इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था 1 नवंबर 1956 को। ये दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, तो गुरुमुख निहाल सिंह के बारे में हम जाने तो ये दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में राज्य में 45वें राज्यपाल हैं। ठीक है, यहां से लेकर प्रथम से लेकर वर्तमान की स्थिति की बात करें 45वें राज्यपाल हैं श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े। ठीक है, इनको कार्यभार कब संभाला इन्होंने, 31 जुलाई 2024, 31 जुलाई 2024 से वर्तमान में राज्यपाल हैं जो कि 45 में हैं श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े। महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और राजस्थान के ये वर्तमान राज्यपाल हैं 2024 से। कुछ पर कई बार स्टेटमेंट में इस तरह से दे दिया जाता है कि जुलाई 2024 से वर्तमान में राज्यपाल की कौन है, इस तरह से स्टेटमेंट दे दिया जाता है। तो हमें याद रखना है कि भाई 45 में राज्यपाल हैं श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े। राज्यपाल रहे रघुकुल तिलक, इनके बारे में हमें देखना होगा। राष्ट्रपति द्वारा इनको निष्कासित कर दिया गया था। क्यों हमने देखा, क्योंकि ये एकमात्र राज्यपाल ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा निष्कासित कर दिया गया था। एकमात्र राज्यपाल जिन्हें राष्ट्रपति ने निष्कासित कर दिया और ये राजस्थान के राज्यपाल थे। ठीक है, और ये कब की बात है, ये 1981 की बात है। 1981 में राजस्थान के एकमात्र वे राज्यपाल जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा निष्कासित कर दिया गया, उनका नाम है रघुकुल तिलक। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। चलिएगा, अब बात करते हैं नियुक्ति के बारे में। क्या राज्यपाल पद के लिए योग्यता है, इनका कार्यकाल और इनके पद की शर्तें क्या है। ठीक है, तो हमने देखा यहां से राज्यपाल की ये बेसिक स्थिति थी। फिर बात करते हैं आर्टिकल 155 में दे रखा है इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इससे पहले अपन देख लेते हैं, चलिएगा। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले राज्यपाल के बारे में। आर्टिकल नंबर 153, आर्टिकल नंबर 153 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 153 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, आर्टिकल 153 हमें याद रखना है। आर्टिकल 153 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, ये बात हो गई। फिर यहां से इसमें 7वां संविधान संशोधन किया गया था। 7वां संविधान संशोधन 1956 की बात है और इसमें बताया गया 7वें संविधान संशोधन में कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसमें ये ऐड कर दिया गया था। पहले आर्टिकल 153 में इतना था कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसमें ऐड किया गया कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, लेकिन 2 या 2 से अधिक के बाद ये संख्या फिक्स नहीं है कि वो कितने राज्यों का हो सकता है। बेसिक बात इतनी बताई गई कि वो एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। बात इतनी। ठीक है, ये 153 आर्टिकल में बताया गया। फिर आर्टिकल 154 की बात की गई। आर्टिकल 154, आर्टिकल 154 में बताया गया कि राज्य की सभी कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं। बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, राज्य की सभी कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो किसमें, राज्यपाल में निहित है। यहां से हमने ये भी देख लिया कि राज्य की कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख है वो कौन होता है, आपके राज्यपाल होता है। ये आर्टिकल 154 में बात की गई। 153 में कहा गया राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। आर्टिकल 154 में कहा गया राज्य की सभी कार्यपालिकीय शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं और राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है, अब यहां से हम बात करेंगे आर्टिकल 155 में। आर्टिकल 155 में बताया गया राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। किसकी सिफारिश पर की जाती है, आपके प्रधानमंत्री, पीएम और मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर यह नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो याद रखना है आर्टिकल 153 इंपॉर्टेंट, 154 इंपॉर्टेंट, आपका 155 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, पीएम और मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर की जाती है। परंपरा रही है, केंद्र सरकार के विवेक अनुसार इसकी नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो हमने कहां से ली है, कनाडा से ली है। ठीक है,
कनाडा। तो ये हमें याद रखना है भाई, नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ली है, कनाडा से ली गई है। ठीक है, चलिएगा 155 की बात की, 155 के बाद अपन बात करते हैं 156। आर्टिकल 156 में इनके कार्यकाल के बारे में बताया गया। कार्यकाल के बारे में बताया गया कि राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात कार्यकाल के बारे में कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट है बात यह है कि जो सामान्यतः कितना है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, सामान्यतः कितना है, वो 5 वर्ष है। ठीक, निष्कासन की बात करें तो संविधान में इसके उल्लेख नहीं है। संविधान में जो निष्कासन की प्रक्रिया है वो नहीं बताई गई है। लेकिन अभी हमने देखा राष्ट्रपति ने रघुकुल तिलक जी को एकमात्र राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें निष्कासित किया गया था। फिर बात करें इनकी पद रिक्ति की, तो राज्यपाल का पद कभी रिक्त नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि ये जो अपन देख रहे हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, सामान्यतः ये 5 वर्ष है, लेकिन हमें याद रखना है जब तक अगला राज्यपाल नहीं आ जाता वो तब तक अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक, पद कभी रिक्त नहीं होता, नया ना आ जाए तब तक पुराना रहेगा। वर्तमान में एक प्रचलन में स्थानांतरण की भी प्रक्रिया इनको बताई गई है, राष्ट्रपति के द्वारा इनका स्थानांतरण कर दिया जाता है एक राज्य से दूसरे राज्य में, लेकिन वो समय सीमा उसमें निर्धारित है। उनका जो कार्यकाल है 5 वर्ष का, उस टाइम पीरियड के लिए ही किया जा सकता है। हो सकता है कोई व्यक्ति 2.5 साल राजस्थान का राज्यपाल रहा है और उसका स्थानांतरण यूपी में कर दिया गया, तो वहां उनका कार्यकाल 2.5 साल का ही होगा। ठीक है, तो स्थानांतरण इसका भी संविधान में उल्लेख नहीं है, केवल ये परंपरा रही है। तो ये दोनों आर्टिकल बेहद महत्वपूर्ण। एक बार फिर से आर्टिकल 155 में नियुक्ति की बात की गई है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, पीएम और मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर की जाती है। अनुच्छेद 156 में कार्यकाल के बारे में बताया गया। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, सामान्यतः 5 वर्ष है। स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो एक परंपरा रही है, पद कभी रिक्त नहीं होता जब तक कि नया राज्यपाल ना आ जाए। निष्कासन की जो प्रक्रिया है उसका संविधान में कोई उल्लेख है नहीं। ठीक है, ये बात रही आर्टिकल 156 की। बात करते हैं 157, अनुच्छेद 157, इनकी योग्यता बताई गई कि भाई राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। बेहद इंपॉर्टेंट बात है, तो यहां से याद रखना केवल संवैधानिक में जो बात कही गई वो ये 2 बातें कही गई हैं। योग्यता में बताया गया कि वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है, भारत का नागरिक हो और न्यूनतम आयु 35 वर्ष को पूर्ण कर चुका हो तो व्यक्ति राज्यपाल बनने के योग्य है। अब कुछ परंपराएं रही हैं, जैसे इसके लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है, व्यावसायिक योग्यता निर्धारित नहीं है। परंपरा रही है वो सक्रिय राजनीति का ना हो और मूल निवासी ना हो। ऑप्शन में ये 2 बातें लिखी हुई मिलती हैं जब 4 ऑप्शन आते हैं और बताना होता है कितने कथन सही हैं या कौन-कौन से कथन सही है। तो 4 स्टेटमेंट दिए जाते हैं वहाँ कि भाई निम्नलिखित में से राज्यपाल की योग्यता के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला स्टेटमेंट आपको मिलता है वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अगला स्टेटमेंट आपको मिलेगा सक्रिय राजनीतिक ना हो और मूल निवासी नहीं होना चाहिए राज्य का जिसमें उनकी नियुक्ति की जा रही है। ये सारे स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिए जाते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये 2 बातें ही सही होंगी योग्यता के संबंध में, क्योंकि ये जो बातें हैं सक्रिय राजनीतिक ना हो और मूल निवासी नहीं, ये परंपराएं रही हैं। ठीक है, क्यों रही है ऐसी परंपरा? क्योंकि उसी व्यक्ति को उसी राज्य में जिस राज्य का वो मूल निवासी है वहां उनको नियुक्त किया जाता है, तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों के मध्य टकराव हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री निर्वाचित होके आते हैं, वहीं राज्यपाल इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो वो टकराव की एक संभावना है। तो यहाँ से कार्यशैली प्रभावित होगी। तो सामान्यतः ऐसी परंपरा रही है वो सक्रिय राजनीति में ना हो और मूल निवासी भी नहीं हो तो बेहतर है। ठीक है, चलिए, तो ये 57 में एक योग्यता के बारे में बताई गई। अनुच्छेद 158 फिर इंपॉर्टेंट है, पद की शर्तें क्या हैं। इस पद के लिए कुछ शर्तें बताई गई कि वो संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर सदस्य है तो वो उस कुर्सी को छोड़ दें, पद को रिक्त कर दें। ठीक है, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, सदस्य हो तो उस पद से रिक्त कर दिया जाएगा। अगली बात है लाभ का कोई पद धारण नहीं कर रखा हो। वेतन है, वेतन की बात करें तो इनका वर्तमान में वेतन कितना है, 3.5 लाख रुपए प्रति माह है, जो राज्य की संचित निधि से प्रदान किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात की है, इनकी जो वेतन है वो तो राज्य की संचित निधि से प्रदान की जाती है, लेकिन पेंशन की बात करें तो पेंशन इनकी केंद्र सरकार की संचित निधि से प्रदान की जाती है। फिर इनके लिए निःशुल्क राजकीय आवास की व्यवस्था की गई है। निःशुल्क राजकीय आवास है और इनके जो वेतन भत्ते हैं उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार जिस पद पे आ गए और उस दिन जो उनके लिए फिक्स कर दिया उससे आगे बढ़ाया जा सकता, लेकिन उनको कम नहीं किया जा सकता, मतलब अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। 153, 54, 55, 56, 57, 58 ये सारे आर्टिकल्स हमें याद रखने हैं, एचएटीज याद रखने हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सा भी आर्टिकल किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, चाहे मैच ऑफ द फॉलोइंग हो, चाहे आपके स्टेटमेंट करेक्शन की बात हो, सत्य कथन हो, असत्य कथन हो, और आगे की प्रक्रिया में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से कितने कथन सत्य हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारी हमें डिटेल्स याद रखनी है। चलिए बात करते हैं आगे। नियुक्ति की परंपराएं बात करें
तो जैसा हमने देखा कुछ इससे संबंधित केस आए जिसमें एक बीपी सिंघल केस है, पंछी आयोग की क्या सिफारिश की है। तो यहाँ से देखिए कि जो पंछी आयोग ने सिफारिश की है, जैसे हमने देखा निवासी नहीं होना चाहिए, ये इसमें बात बताई गई और हमने अभी देखा भी था कि जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है उस राज्य का वो निवासी नहीं होना चाहिए। जिस राज्य का मूल निवासी है उसी में नियुक्ति नहीं की जाएगी। लेकिन इसके कुछ अपवाद रहे हैं, ये हमें देखना है। सरदार उज्जवल सिंह को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया और ये इतने उज्जवल थे कि इनको अपने ही राज्य में नियुक्ति दे दी गई। इस तरह से अपन याद रखते हैं, सरदार उज्जवल सिंह कहाँ से, पंजाब का इनको राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। दूसरा नाम है हरीश कुमार मुखर्जी, इन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ठीक है, तो दोनों नाम याद रखने हैं, दो अपवाद हैं जो मूल निवासी थे। कौन कौन है? सरदार उज्जवल सिंह पंजाब में और हरीश कुमार मुखर्जी पश्चिम बंगाल में इनको नियुक्त किया गया। ठीक है, सक्रिय राजनीतिक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर है तो जैसे हमने देखा कि संसद या विधानमंडल के किसी पद पर नियुक्त है तो उनको पद खाली करना पड़ेगा। सक्रिय राजनीतिक नहीं होना चाहिए। पुंछी आयोग कम से कम 2 साल पहले राजनीति से सेवानिवृत्त हो चुका हो व्यक्ति, ये बात हमें याद रखनी है। पुंछी आयोग की सिफारिशें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राज्यपाल से संबंधित पुंछी आयोग के क्या सिफारिशें हैं, तो हम बताएंगे वो मूल निवासी नहीं होना चाहिए, सक्रिय राजनीति में नहीं होना चाहिए। और सक्रिय राजनीति में कब से नहीं होना चाहिए? 2 साल से सक्रिय राजनीति में नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने याद अगली बात कही, पुंछी आयोग 2007 की बात है, चयन समिति बताई कि 4 सदस्यों की एक समिति होगी, उसके आधार पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें पीएम है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री हैं और संबंधित राज्य के सीएम हैं। उपराष्ट्रपति इसमें सम्मिलित नहीं है। ये परीक्षा में आपके ट्रैप है। ठीक है, तो यहां से याद रखना है, पुंछी आयोग ने सिफारिश की 2007 का। पहली बात, पुंछी आयोग कब का है? 2007 में सिफारिश की। क्या सिफारिश की? राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में एक समिति बताई जिसमें पीएम होने चाहिए, आपके लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और संबंधित राज्य का सीएम। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात यहां से आप ये देखिए, ना तो इसमें राष्ट्रपति है ना इसमें उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं है इस समिति में। क्यों क्यों नहीं है? राष्ट्रपति की तो नियुक्ति नियुक्ति तो इनकी राष्ट्रपति को ही करनी है आगे चल के, लेकिन वो किसकी सिफारिश पर होगी? वो एक कमेटी गठित होगी, उस कमेटी में पीएम होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष होंगे और गृह मंत्री। ये दोनों बातें हमें याद रखनी है। इसमें विपक्ष के नेता को भी इंक्लूड नहीं किया गया है। पीएम, लोकसभा अध्यक्ष, आपके गृह मंत्री और संबंधित राज्य के सीएम, इन 4 व्यक्तियों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। वो तो संवैधानिक प्रावधान है, उसमें तो कोई परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता। तो ये बात हमें कंसीडर करनी है, ये सिफारिशें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं। एक केस आया बीपी सिंघल बनाम भारत संघ, 2010 की बात है। क्या इन्होंने सिफारिश की? उस समय सीजीआई थे केजी बालकृष्ण। ठीक है, बीपी सिंघल बनाम भारत संघ 2010 की बात है। सीजीआई थे कौन? केजी बालकृष्णन। इन्होंने की मनमाने ढंग से राज्यपाल को नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, हमने देखा राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को निष्कासित किया जा सकता है, लेकिन मनमाने ढंग से नहीं किया जाना चाहिए। निष्कासन का आधार वैध होना चाहिए। राज्यपाल राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट सिफारिश इनकी ये है कि राज्यपाल को राजनीतिक रूप से कैसा होना चाहिए? तटस्थ होना चाहिए। ठीक है, पद की स्थिरता आवश्यक है। निष्कासन शक्ति सुप्रीम कोर्ट ने यथावत रखी, कोई परिवर्तन नहीं किया। कारण बताया जाना जरूरी नहीं है, लेकिन मनमाना नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक बातें हैं, इस बीपी सिंघल बनाम भारत संघ 2010 में बताएंगे। सीजीआई थे केसी बालाकृष्ण। ठीक है, चलिए यहां से देखिए, राज्यपाल थोड़ा सा नीचे रह गया। राजस्थान के एकमात्र राज्यपाल जिन्हें निष्कासित कर दिया गया था, वो उनका नाम रघुकुल तिलक था। 1981 में उनको निष्कासित कर दिया गया था। ठीक है, और स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो संविधान में है नहीं, एक परंपरा रही है, सामान्य बात है। चलिएगा, शपथ की बात करें, शपथ और प्रतिज्ञान की बात करें, आर्टिकल 159 बेहद इंपॉर्टेंट बात है। अगला आर्टिकल किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ से संबंधित प्रक्रिया प्रोसेस बताया गया है? तो शपथ का प्रावधान है आर्टिकल 159, 159, आर्टिकल नंबर 159। ठीक है, विभिन्न पदों का शपथ क्रम क्या है देखिएगा। देखिए, जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति शपथ कहाँ लेता है? आर्टिकल 60 में वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 69 में बताया गया है। वहीं राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आपके 159। तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तीनों आर्टिकल ये हमें याद होना चाहिए। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के अंतर्गत शपथ लेते हैं, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 69 और राज्यपाल अनुच्छेद नंबर 159 के तहत इनको शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? इंपॉर्टेंट बात है। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उनको शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अवेलेबल नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। और शपथ का प्रावधान आर्टिकल 159, 159 में बताया गया है। संविधान की जो तीसरी अनुसूची है, वहां
ये तीनों जो बात है इनका वर्णन नहीं किया गया है। इनको पर्टिकुलर आर्टिकल बताया गया है, ना कि संविधान की तीसरी अनुसूची में इनका शपथ के बारे में कोई वर्णन नहीं किया गया है। संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत जो शपथ दिलाई जाती है वो संसद के जो सदस्य हैं, राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं, आपके क्या बोलते हैं उनको, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, उनको शपथ दिलाई जाती है। आपके मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है। संसद और राज्य विधानमंडल के जो उम्मीदवार हैं चुनाव के लिए, उनको शपथ दिलाई जाती है। लेकिन यहाँ हमें याद रखना है, राज्यपाल को शपथ आर्टिकल 159 के तहत प्रदान की जाती है। और कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ठीक है। अनुच्छेद 160 में बताया गया, कोई खास आर्टिकल है नहीं, इनके मतलब आपात कार्यों के बारे में बताया गया है कि भाई राज्यपाल अनुपस्थित है तो कौन कार्य करेगा। तो यहाँ से विभिन्न आपात स्थितियों में राज्यपाल के कार्य हेतु राष्ट्रपति उपबंध करेगा। तो ये हमें बात रखनी है, याद रखनी है कि अगर राज्यपाल उपस्थित नहीं है तो या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विभिन्न आपात स्थितियों में राज्यपाल के कार्य हेतु कौन उपबंध करेगा, किसके द्वारा उपबंध किया जाएगा। तो ये हमें याद रखनी है, राष्ट्रपति के द्वारा इसके लिए उपबंध किया जाएगा। आपात कार्य की इसमें राज्यपाल की अनुपस्थिति में कौन कार्य करेगा? राष्ट्रपति इसका उपबंध करेगा। फिर आप देख लीजिए आर्टिकल 153, संविधान में इसका स्थानांतरण का उल्लेख नहीं है, केवल परंपरा रही है। 7वां संविधान संशोधन 1956 की बात है। 7वें संविधान संशोधन 1956 धारा 6, एक राज्यपाल एक राज्य का अतिरिक्त प्रभार ले सकता है अन्य राज्यों का। ठीक है, एक नहीं, अन्य राज्यों का अतिरिक्त प्रभार ले सकता है, वो भी कब तक? शेष कार्यकाल तक। स्थानांतरण की जो बात कर रहे थे उसकी परंपरा रही है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। लेकिन संविधान में केवल क्या बताया गया? 7वें संविधान संशोधन 1956, और वो भी धारा 6 में बताया गया है। 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 में बताया गया है कि एक राज्यपाल अन्य राज्यों का कार्यभार ले सकता है, अतिरिक्त कार्यभार ले सकता है, और शेष कार्यकाल तक। कब तक? उसका शेष कार्यकाल तक ले सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राज्यपाल का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो स्थानांतरण तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए। फिर है कि राज्यपाल की जब नियुक्ति की जा रही है तो उसके लिए एक नियुक्ति पत्र आता है। उस नियुक्ति पत्र को कौन पढ़कर सुनाता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो उस नियुक्ति पत्र को मुख्य सचिव, राज्य के जो मुख्य सचिव है उनके द्वारा पढ़कर सुनाया जाता है। ये बात हमें याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। राज्यपाल की सबसे पहले बात करेंगे कार्यपालिका शक्तियां क्या है, जिनका वर्णन अनुच्छेद 154 से 167 में बताया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 154 की बात करते हैं। हमने पहले देख लिया था, ये कौन है? राज्य के कार्यपालिकीय शक्तियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 154 में बताया गया है कि राज्य की सभी कार्यपालिकीय शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं। सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे और ये राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख है। तो ये कोई सा भी स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि राज्य की सभी कार्यपालिकीय शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं, सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। ये अनुच्छेद 156 में, सॉरी 166 में बात कही गई है। ठीक है, दो बातें हैं। जैसे हमने 54 में देखा था, अनुच्छेद 154 में, कि राज्य की कार्यपालिकीय शक्तियां किसमें निहित हैं? राज्यपाल में निहित हैं। और राज्य का कार्यपालिका प्रमुख कौन है? राज्य का कार्यपालिका प्रमुख है राज्यपाल। ये बात है 154 में बताई गई है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 166, ये बेहद इंपॉर्टेंट बात, कि सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाए माने जाएंगे। ठीक है, इस तरह से कोई स्टेटमेंट दिया जाता है और ये बात बताई गई आर्टिकल 166 में। दो बातें हैं, दोनों में डिफरेंस समझना है। 154 में बताया गया कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, तो वो राज्यपाल है। और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राज्यपाल है। ठीक है, एक बात तो ये है। और राज्यपाल में सभी कार्यपालिकीय शक्तियां निहित हैं, इस तरह से स्टेटमेंट आता है। तो आर्टिकल 154 की बात की गई। और अगली बात याद रखनी है, आर्टिकल 166। आर्टिकल 166 में क्या है? राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, ये माना जाएगा। ठीक है, ये दो बातें हमें याद रखनी है। अगली बात करते हैं, आर्टिकल 165 में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। महाधिवक्ता किसको नियुक्त किया जाएगा? जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। और वर्तमान में कौन है? श्री राजेंद्र प्रसाद, राजस्थान में ये महाधिवक्ता है। तो ठीक है, ये बात हमें 165 से याद रखनी है। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। कौन हो सकता है महाधिवक्ता? उच्च न्यायाधीश बनने और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। और वर्तमान में कौन है? श्री राजेंद्र प्रसाद, राजस्थान में ये महाधिवक्ता है। ठीक है, तो ये महाधिवक्ता क्या काम करते हैं? ये राज्य सरकार के केस लड़ते हैं। ठीक है, राज्य सरकार की राय रखते हैं कोर्ट में। आगे देखिए, अगली कार्यपालिका शक्ति क्या बताई गई है। यहाँ से हमने 154 देखा, 165 देखा, और 164 एक में 164 एक में क्या बताया गया है? इसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 164 में बताया गया, 164 में 1 में बताया गया कि इनके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। किसको नियुक्त करेंगे? ये मुख्यमंत्री बहुमत दल
बहुमत वाला जो दल है उनके नेता को दिया जाएगा, उनको अवसर प्रदान किया जाएगा पहले। इसके बाद इस शंकु जो विधानसभा है तो उसमें इनके द्वारा स्वयं विवेक से निर्णय लिया जाएगा। अगर बहुमत प्राप्त है तो स्पष्ट बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन त्रिशंकु व्यवस्था है, अगर किसी भी दल को पर्याप्त बहुमत प्राप्त नहीं है तो ये स्वयं विवेक से डिसीजन लेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी सीएम की सलाह पर की जाती है। ये आर्टिकल 164 में बताया गया है। ठीक है, तो हमने बात की आर्टिकल 154 की बात की, आर्टिकल 164 की बात की, आर्टिकल 165 की बात की। अब बात करते हैं आर्टिकल 167। 167 में मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है? मुख्यमंत्री का कर्तव्य बताया गया कि वो राज्यपाल को जितने भी प्रशासनिक और विधायी कार्य किए गए हैं उनके विनिश्चयों की जानकारी राज्यपाल को प्रदान करनी है। राज्यपाल मांगे तो सीएम देगा। राज्यपाल को प्रशासनिक व विधायी विनिश्चयों की जानकारी देना, ठीक है, ये राज्यपाल मांगे तो सीएम देगा। आर्टिकल हमें इंपॉर्टेंट है 167 में, ये सीएम साहब का कर्तव्य होगा। ठीक है, फिर बात आप देख लीजिए आर्टिकल 166 दो में कुछ बात कही गई है। जैसे हमने देखा कि सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, ये अनुच्छेद 166 में बताया गया। तो 100 जब राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे तो 166 दो में बताया गया कि इनको नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। राज्य प्रशासन के सुचालन हेतु कार्यविधि व नियम बनाएगा कौन? सीएम और कैबिनेट की सलाह पर। ये राज्यपाल का शक्ति प्राप्त है 166 दो। एक बार सीक्वेंस से देख लीजिए। सबसे पहले बात की गई आर्टिकल 154 में राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख है, राज्यपाल में कार्यपालिकीय शक्ति निहित है। 154 की बात रही। फिर यहाँ से बात कर रहे आपने कौन से 154 के बाद 164 की। 164 में बताई गई 164 इसमें एक में कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अवसर किसे प्रदान करते हैं? सबसे पहले बहुमत दल के जो नेता हैं उनको प्रदान किया जाता है और त्रिसंख्यक विधानसभा की स्थिति में स्वयं विवेक से डिसीजन लिया जाता है। यह आर्टिकल 164 की बात रही। 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति इनके द्वारा की जाती है। इसके अ, इसकी योग्यता क्या है? वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। वर्तमान में श्री राजेंद्र प्रसाद कौन है? महाधिवक्ता हैं। ये 165 में बात की गई। 166 में क्या बताया गया कि सभी कार्य राज्यपाल से किए माने जाएंगे। ये बात 166 में बताई गई। 166 दो में बताया गया कि इनको नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। राज्य प्रशासन सुचारू रूप से संचालन हो, सुचारू रूप से काम करे तो इसके लिए कार्यविधि व नियम बनाएंगे। 166 में बात की गई। 167 में सीएम साहब का कर्तव्य बताया गया कि राज्यपाल को प्रशासनिक व विधायी विनिश्चयों की जानकारी देना। राज्यपाल मांगे तो सीएम देगा। ठीक है, ये 167 में बात की। फिर इनकी कुछ कार्यकारी जो कार्यपालिकीय शक्ति हैं वो अनुच्छेद 217 और 233 में बताई गई। 217 में क्या बताया गया? 217 में आपके उच्च न्यायालय से संबंधित है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को परामर्श देंगे। ये आर्टिकल 217 में बताया गया। ठीक है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी उसके संबंध में राष्ट्रपति को क्या देंगे? ये परामर्श देंगे। आर्टिकल 217 में ये बताया गया है। फिर वहीं 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ये बातें हमें याद रखनी है। इसके अलावा ये राज्य के प्रमुख आयोग हैं, जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, लोकायुक्त है, मानवाधिकार आयोग है। ठीक है, तो वित्त आयोग है। इन सभी आयोगों के जो अध्यक्ष है इनकी नियुक्ति इनके द्वारा की जाती है। प्रमुखता हमें याद रखना है राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य का निर्वाचन आयोग, आपके कौन सा वित्त आयोग है, लोकायुक्त, उप लोकायुक्त है। ये सभी बातें हमें याद रखनी है। इनके जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी इनके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो बेहद इंपॉर्टेंट है। सारे की राज्यपाल से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं बेहद इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई आर्टिकल यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, फिर बात करें विधायी शक्तियों के बारे में क्या बात की गई है। अनुच्छेद 168 से 213 में इसका जिक्र किया गया है। कुछ कुछ कार्य कहीं हैं इस तरह से। तो देखिए विधानमंडल की क्या भूमिका है, विधेयकों पर क्या शक्ति प्राप्त है, अध्यादेश की शक्ति क्या है। तो इस तरह से अध्यादेश की जैसे शक्ति है तो इनको आर्टिकल 213 में बताई गई है। विधेयकों पर क्या इनका डिसीजन रहता है तो आर्टिकल 200 और 201 में बताया गया है। विधानमंडल में इनकी क्या भूमिका है तो यहाँ से अनुच्छेद 168 में बताया गया कि राज्य विधानमंडल के ये अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग है कैसे हैं? क्योंकि हमने देखा राज्य की कार्यपालिका में कौन-कौन सम्मिलित है, तो राज्यपाल उसमें सम्मिलित है, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता सम्मिलित हैं। तो आर्टिकल 168 में बताया गया कि राज्य विधानमंडल के अभिन्न अंग हैं। ठीक है, फिर इनको एक शक्ति प्रदान की गई आर्टिकल 174 में 174 में कि ये विधानसभा का जो सत्र है उसको आहूत कर सकते हैं, सत्र को बुला सकते हैं, सत्र का सत्रावसान कर सकते हैं और विघटन किया जा सकता है इनके द्वारा। ठीक है, तीनों बात याद रखनी है, सत्र आहूत, सत्रावसान और सत्र का विघटन किया जा सकता है। ठीक है, सत्र को स्थगन कौन करता है? एक बात आती है शब्द आता है स्थगन। तो स्थगन किया जाता है सत्र का विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, लेकिन सत्र आहूत, सत्रावसान और विघटन किया जाता है आर्टिकल 174 के तहत राज्यपाल के द्वारा।
अनुच्छेद 175 में ये सदन को संदेश दे सकते हैं, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 176 की बात करें तो विशेष अभिभाषण देने का इनका प्रावधान है। विशेष अभिभाषण कब दिया जाता है? एक तो प्रत्येक वर्ष पहली बैठक होगी, विधानसभा की पहली बैठक, प्रत्येक वर्ष में जो पहली बैठक होगी उसमें इनको विशेष अभिभाषण देने का प्रावधान है। इसके अलावा जब भी विधानसभा का चुनाव हुआ है उस दौरान प्रथम जो चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जैसे ही पहली मीटिंग होगी वहां भी इनको विशेष अभिभाषण का प्रावधान किया गया है। तो याद रखनी है आर्टिकल 174, 175 और 176। ठीक है, तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। 74 में सत्र आहूत, सत्रावसान और विघटन के बारे में बताया गया है, लेकिन सत्र का स्थगन कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। 175 में संसद को या सदन को संदेश दे सकते हैं, संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है, और 176 में विशेष अभिभाषण का प्रावधान किया गया है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 180। आर्टिकल 180 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हैं, तो इनके द्वारा सदस्य को नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 180 में बताया गया कि अगर विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हैं तो उस स्थिति में ये इनके द्वारा किसी सदस्य को नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 188 में नई विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा नई विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। आर्टिकल 171 171(3) बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमें पता होना चाहिए। विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा नामांकित किया जाता है। ठीक है, मनोनीत किया जाता है। अब वो 1/6 सदस्य किस किस क्षेत्र से होने चाहिए? जिनमें आपके कला है, आर्ट से संबंधित है, आपके साइंस से संबंधित है, कला विज्ञान, और आपकी समाज सेवा है। ठीक है, सोशल समाज सेवा से संबंधित है, सहकारिता से संबंधित है, और आपके लिटरेचर। ये 5 क्षेत्र हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारिता और समाज सेवा। ये 5 विषय हैं। इन 5 विषय से संबंधित 1/6 सदस्यों का राज्य के विधान परिषद में इनको राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये सारे आर्टिकल 174, 75, 76 और ये आपका 171 ये तो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। बाकी हमें 180 और 188 भी याद रखना ही है। ठीक है, आर्टिकल्स तो हमें सारे पता होना चाहिए। अब बात करते हैं विधेयकों पर क्या शक्ति प्रदान की गई है राज्यपाल को। तो विधानसभा से पारित विधेयकों पर 4 विकल्प प्रदान किए गए हैं। राज्यपाल के पास 4 विकल्प हैं। कोई विधेयक विधानसभा से पारित हुआ तो राज्यपाल क्या डिसीजन लेंगे? उनके पास 4 विकल्प हैं। क्या है 4 विकल्प? उस विधेयक को अनुमति प्रदान कर देंगे, मतलब उनको हस्ताक्षर कर देंगे और वो पारित हुआ माना जाएगा, या फिर अनुमति देने से मना करेंगे, और मना करेंगे तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ऐसा करेंगे। दूसरी बात यह है। तीसरा है पुनर्विचार हेतु वापस लौटा सकते हैं, और राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। इनके पास 4 विकल्प होते हैं। ठीक है, या तो उसको पारित कर दो, उसको अनुमति देना, या अनुमति नहीं देना, या पुनर्विचार के लिए लौटाना, या राष्ट्रपति के पास आरक्षित करना। अब ये जो 4 विकल्प दिए हैं इनको आर्टिकल किस में प्रदान किए गए हैं? ये आर्टिकल 200 में बताए गए हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे। ये जो चौथा विकल्प था राष्ट्रपति के पास आरक्षित करना, तो इसके लिए ये जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 201 में बताया गया कि 7 परिस्थितियों में राष्ट्रपति के लिए ये आरक्षित रख सकते हैं। तो 7 परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? जैसे संवैधानिक जो प्रावधान है उनका उल्लंघन हो रहा है, उच्च न्यायालय की शक्तियों का हनन हो रहा है। ठीक है, हमारे जो मूल अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इस तरह से 7 प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, जैसे हाईकोर्ट की शक्तियों का अतिक्रमण है, मूल अधिकार है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। तो ये कुछ कुछ बातें हैं जिसमें अगर किसी भी तरह से संवैधानिक उल्लंघन हो रहा है तो ये राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। ठीक, फिर बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है जो राज्यपाल है वो 1 माह, राज्यपाल के पास 1 माह का समय होता है इस विधेयक को अनुमति देने के लिए, अनुमति ना देने के लिए। और वहीं राष्ट्रपति के पास कितने समय है? राष्ट्रपति के पास 3 माह का समय होता है। मतलब जो भी डिसीजन लेना है वो उसके लिए राज्यपाल के पास 1 माह और राष्ट्रपति के पास 3 माह का समय निर्धारित किया गया है। तो हमें याद रखना है, विधानसभा से विधेयक पारित होगा तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प हैं, अनुच्छेद 200 में बताए गए हैं, और 201 में बताया गया है कि किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पास आरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं अध्यादेश की शक्ति। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश एक मतलब विधि है। जिस तरह से विधानसभा और विधानमंडल ने कोई नियम बनाया है, इसी तरह से राज्यपाल के द्वारा भी नियम बनाए जाते हैं। लेकिन ये नियम अस्थायी होते हैं। और कब बनाए जाते हैं? जब विधानसभा का सत्र ना हो और अति आवश्यक कोई कानून की आवश्यकता है, तो उस समय राज्यपाल के द्वारा ये अस्थायी कानून बनाया जाता है। किसके द्वारा? अध्यादेश जारी करके। तो अध्यादेश का प्रावधान कहाँ किया गया है? आपके आर्टिकल 213 में प्रावधान किया गया है। कब किया गया है? जब दोनों सदन सत्र में ना हो, अस्थायी विधि है और मंत्रिपरिषद की सलाह पर यह किया जाता है। ये देखो, इसकी अधिकतम समय अवधि भी बताई गई है। कोई भी अध्यादेश अधिकतम कितने माह तक जारी रह सकता है? तो अधिकतम 6 माह तक वो जारी रह सकता है। 6 माह इसलिए बताया गया कि 6 माह बाद तो कोई ना कोई सत्र आ ही जाएगा विधानसभा का।
इसलिए इसकी अधिकतम अवधि कितनी है? 6 माह है। फिर 6 सप्ताह है। 6 सप्ताह का मतलब ये है कि विधानसभा का सत्र आया तो विधानसभा के सत्र के दौरान 6 सप्ताह तक रह सकता है और अगर 6 सप्ताह में वो पारित नहीं हुआ तो उसको स्वतः कैंसिल मान लिया जाएगा। अगले सत्र में पारित ना हो तो स्वतः ये समाप्त हो जाएगा। अध्यादेश को कानून बनाने के लिए अगले सत्र में पारित कराना आवश्यक है इसको। अध्यादेश को अगर कानून बनाना है तो विधानसभा से उसको पारित कराना पड़ेगा। अगर विधानसभा से पारित नहीं हुआ तो वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन उस दौरान जब अध्यादेश जारी किया गया, ये समाप्त तो हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसके द्वारा जो कार्य किए गए थे, वो वैध माने जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है और हमें देखा आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल को शक्ति दी गई है इसके अध्यादेश जारी करने की। चलेगा, तो ये हमने 3 शक्तियां देखी। विधानमंडल में क्या भूमिका है, विधेयकों से संबंधित क्या शक्तियां हैं, अध्यादेश की शक्ति देखी, कार्यपालिकीय शक्ति हमने। चलिए अब बात करते हैं वित्तीय और न्यायिक शक्तियों की। वित्तीय शक्तियों की बात करेंगे तो आर्टिकल 200 में बताया गया है धन विधेयक से संबंधित है, राज्यपाल की पूर्व अनुमति आवश्यक है। ठीक है, तो विधानसभा के पटल पर धन विधेयक रखा जाता है तो उसमें राज्यपाल की पूर्व अनुमति आवश्यक है। ठीक, पहली बात है ये याद रखनी है। अनुच्छेद 202 वार्षिक जो वित्तीय विवरण है, बजट की बात है, वो विधानमंडल के पटल पर रखवाया जाता है। इसके द्वारा राज्यपाल के द्वारा राज्यपाल को ये वित्तीय शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 203 में अनुदान की मांग की जाती है। विभिन्न विभागों के द्वारा अपने जो खर्चे हैं उनको बताया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? अनुदान की मांग कहा जाता है और ये भी राज्यपाल की पूर्व अनुमति इस पर आवश्यक है। ठीक है, आर्टिकल 267(2) में राज्य की आकस्मिक निधि से संबंधित बात की गई है और ये किसके नियंत्रण में होती है? आकस्मिक निधि राज्यपाल के नियंत्रण में होती है। आर्टिकल 243(i) और 22 ये इसमें राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। मतलब पंचायती राज संस्थाओं के लिए और आपके नगरीय निकायों के लिए। पंचायती राज संस्थाओं के लिए 243(i) में बताया गया है, प्रावधान किया गया है और 243(22) में आपके जो नगरीय निकाय हैं उनके लिए प्रावधान किया गया है। किसका? वित्त आयोग का। ठीक है, तो ये भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अनुच्छेद 205 में जो अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान की मांगे यहाँ से प्रस्तुत की जाती हैं। तो क्वेश्चन देखो यहाँ से प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी पूछा जा सकता है। मेंस में तो सीधा क्वेश्चन बनेगा राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों का वर्णन कीजिए। अगर अपन आर्टिकल के साथ इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये आर्टिकल 200 में क्या बताया गया है? धन विधेयक से संबंधित है, राज्यपाल की पूर्व अनुमति चाहिए। 202 में क्या बताया गया? वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। 203 3 है, उसमें अनुदान की मांगे प्रस्तुत की जाती हैं। 267 में बताया गया राज्य की आकस्मिक निधि से संबंधित है और ये कुछ पॉइंट हैं, जैसे 267(2) है तो आकस्मिक निधि का ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 267(2) में बताया गया है राज्य की आकस्मिक निधि जो राज्यपाल के नियंत्रण में है। 243(i) और 22 यहाँ से राज्य वित्त आयोग का गठन पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के लिए किया जाता है और 205 में आपके अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान की जो मांग है वो पेश की जाती है। ठीक है, तो ये राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां हैं। फिर बात करेंगे राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में। न्यायिक शक्तियों में हमने 200 देखा था, एक तो आर्टिकल आपके 233 देखा था और आपके आर्टिकल कौन सा? 217, 2 आर्टिकल हमने देखे थे। तो देखिए ये बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को ये शक्तियां प्रदान की गई हैं क्षमादान करने की। तो क्षमा कर सकता है, प्रविलंबन कर सकता है, विराम, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त की गई है, दी गई है राज्यपाल को। तो इनका भी डिस्कशन अपन करेंगे। ठीक है, सेपरेटली इन सब बातों को अपन डिस्कस करेंगे कि प्रत्येक वर्ड का मतलब क्या है, कि क्षमा प्रदान करनी है, परिहार का क्या मतलब है, लघुकरण का क्या मतलब है, विराम का क्या मतलब है, प्रविलंबन क्या होता है। ठीक है, ये सब अपन सेपरेटली एक बार देखेंगे। अभी हमें आर्टिकल याद रखना है कि राज्यपाल को क्षमादान शक्तियां किस आर्टिकल के तहत प्रदान की गई है? तो आर्टिकल 161 के तहत प्रदान की गई है। क्या क्या प्रदान की गई है? क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। क्या नहीं दिया गया है? यहाँ से ये बेहद इंपॉर्टेंट है। मृत्युदंड के मामले में क्षमा कर दे, ये शक्ति प्राप्त नहीं है। सैन्य मामलों में क्षमा कर दे, ये भी राज्यपाल के पास शक्ति प्राप्त नहीं है। ये राष्ट्रपति के पास शक्ति है। तो मृत्युदंड के मामले में और सैन्य मामलों के मामले हैं उसमें राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता है। ठीक है, ये शक्तियां राज्यपाल के पास नहीं है। फिर 217 में हमने देखा, आर्टिकल 217 में हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और इससे संबंधित परामर्श किसको दिया जाता है? राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाता है। ये बात हमने देखी। आर्टिकल 219 के तहत हाई कोर्ट न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है, तीसरी अनुसूची। बेहद इंपॉर्टेंट बात। अभी हमने देखा था कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। अब देखिए वहीं आर्टिकल 219 के तहत हाई कोर्ट न्यायाधीशों को शपथ तीसरी अनुसूची के तहत राज्यपाल के द्वारा प्रदान की जाती है। ये बात भी, दोनों एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 233 की बात करें तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, पदोन्नति ये सुप्रीम हाई कोर्ट के परामर्श से की जाती है। आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है।
234 में बताया गया न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न भर्ती आरपीएससी को ये परामर्श देता है। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल वित्तीय शक्तियों की बात करें, न्यायिक शक्तियां आर्टिकल 161 है, आपके 217 है, 219, 233 ये बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आर्टिकल 161, आर्टिकल 217, आर्टिकल 233 और ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल 219 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ का प्रावधान किया गया है। हालांकि शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में किया गया है, लेकिन दिलाता कौन है? राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, चलिएगा, इस तरह से ये राज्यपाल की शक्तियां देखी। अब हम देख रहे हैं राज्यपाल की स्वय विवेकीय शक्तियां। राज्यपाल को स्वय विवेक से कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, कुछ बातें अलग अलग आर्टिकल्स में बताई गई हैं। ठीक है, अब दो प्रकार की हैं, कुछ संविधान से द्वारा प्रदत्त है और कुछ परिस्थिति जन ये शक्तियां जनरेट हो जाती हैं। तो यहाँ से देखना होगा। देखिए, संविधान द्वारा प्रदत्त है, जैसे आर्टिकल 371 ए में बताया गया है नागालैंड विद्रोही गुटों से आंतरिक अशांति के संदर्भ में ये डिसीजन ले सकते हैं। 371 सी में मणिपुर पहाड़ी क्षेत्र से निर्वाचित सदस्यों की समिति हेतु नियम बना सकते हैं। 371 एफ में सिक्किम से संबंधित प्रावधान है, जनता के सामाजिक आर्थिक उत्थान हेतु। 371 में महाराष्ट्र गुजरात विकास बोर्ड से संबंधित, महाराष्ट्र विदर्भ मराठवाड़ा। तो ये कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से कुछ बातें इंपॉर्टेंट होंगी। देखिए, परिस्थिति जन कैसे इनको स्वयं विवेकीय शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 164 ए में, अनुच्छेद 164 ए में हमने देखा कि राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अगर बहुमत प्राप्त था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है, त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति है, तो सीएम की नियुक्ति की जाएगी और यहाँ त्रिशंकु विधानसभा में की जाएगी। ये किसको डिसीजन देंगे, किसको सरकार बनाने के लिए बुलाएंगे, ये राज्यपाल पर डिपेंड करता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये परिस्थिति जन स्वयं विवेकीय शक्ति है। ठीक, आर्टिकल 174 2 में बताया गया विधानसभा समय से पहले भंग कर सकते हैं। 174 में हमने देखा था, आर्टिकल 174 में सत्र आहूत करना, सत्रावसान और विघटन की बात की गई थी। आर्टिकल 174 में सत्र आहूत, सत्रावसान और विघटन की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 174 2 में विधानसभा समय से पहले भंग करना, उसको विघटन करना कर सकते हैं। क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं? विघटन किन-किन स्थितियों में किया जा सकता है? एक तो मुख्यमंत्री आकर कह दें, मुख्यमंत्री आके सलाह दे दें कि विधानसभा का विघटन करना है। एक तो ये बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट बात ये है कि किसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री के पास विधानसभा में पर्याप्त बहुमत नहीं है, तो राज्यपाल को ऐसा लगे तो वो स्वयं विवेक से उसका विघटन कर सकते हैं। राज्यसभा विधानसभा को समय से पहले भंग कर सकते हैं। 175 में हमने देखा था विधानसभा का सत्र स्वयं विवेक से आहूत कर सकते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना अगर बहुमत खो दे तो। दूसरा, सीएम के विरुद्ध एफआईआर की अनुमति, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये भी कुछ बातें देखी गई हैं। सीएम के विरुद्ध एफआईआर की अनुमति द्वारा राज्यपाल के द्वारा प्रदान की जा सकती है। ठीक है, फिर हमने देखा विधानसभा में बहुमत होने पर सीएम को इस्तीफा देने को कह सकते हैं। ये इनकी स्वाभाविक है। इनको लग रहा है कि विधानसभा में सीएम के पास पर्याप्त बहुमत नहीं है, तो वो इस्तीफा देने को कह सकते हैं। मतलब फ्लोर टेस्ट कराया जाता है, आपने सुना होगा ये कई बार बातें फ्लोर टेस्ट की। तो सीएम के विरुद्ध एफआईआर की अनुमति, विधानसभा में बहुमत होने पर सीएम को इस्तीफा देना है, विधानसभा का सत्र स्वाभाविक से आहूत कराना है, विधानसभा को समय से पहले विघटन करना है, सीएम की नियुक्ति करनी है, त्रिशंकु विधानसभा की। तो ये परिस्थिति जन स्वविवेकीय शक्तियां हैं। ये पॉइंट हमें याद रखने हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से राज्यपाल को किन किन कंडीशंस में स्वविवेकीय शक्ति प्राप्त होती है। ठीक, चलिए देखो, अभी हमने देखा था कि सीएम के विरुद्ध एफआईआर की अनुमति दी गई है। तो ये कुछ केस है ऐसे हैं जिसमें दी गई है। जैसे कर्नाटक में राज्यपाल थे हंसराज भारद्वाज, वहां सीएम थे बीएस येदियुरप्पा और भ्रष्टाचार संबंधी एफआईआर अनुमति दी गई, राज्यपाल ने दी कर्नाटक में। दूसरा, राज्यपाल थे थावरचंद गहलोत, सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ दी इन्होंने मूडा मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी 2024 से संबंधित केस था, एफआईआर की अनुमति इन्होंने दे दी। राज्यपाल कौन? थावरचंद गहलोत, कर्नाटक की बात है। सीएम थे सिद्धारमैया और मैसूर अर्बन डेवलपमेंट मूडा से संबंधित ये केस था जिसमें एफआईआर की अनुमति। बिहार में राज्यपाल CAR किदवई थे, सीएम लालू प्रसाद, सीएम के विरुद्ध एफआईआर अनुमति, ये स्वविवेकीय शक्ति है। दिल्ली आबकारी विभाग का केस, राज्यपाल विनय सक्सेना, जिनको उपराज्यपाल दिल्ली में कहा जाता है, सीएम अरविंद केजरीवाल, आबकारी नीति में अनियमितता से संबंधित एफआईआर इनके द्वारा प्रस्तुत की गई। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें बताया गया है कि सीएम के विरुद्ध एफआईआर की अनुमति दे सकते हैं। ठीक, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की गई है, राज्यपाल की अनुशंसा पर। राज्यपाल राजस्थान में अब तक कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है और मंत्रिपरिषद बर्खास्त के 3 कारण हो सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे लिखे हुए हैं। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 तो अपन देखेंगे, ठीक है, और राज्यपाल राजस्थान में कब कब जो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है ये भी अपन देखने वाले हैं। फिर बात यह है कि मंत्रिपरिषद की बर्खास्त के 3 कारण हैं। ठीक है, एक तो वो अविश्वास प्रस्ताव आ जाए,
या विधानसभा में बहुमत खो दें या फिर दल बदल की स्थिति हो, तो इन 3 कंडीशंस में आपकी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो सकती है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि वो कौन से कारण हैं जिनके तहत विधानसभा मंत्रिपरिषद भंग हो सकती है? तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, बहुमत खो दो और या दल बदल का फँस जाएँ, ठीक है? तो इन 3 स्थिति में आपका मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो सकती है। ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, इनको हमें याद रखना है। चलिए, राजभवन नियुक्ति प्रक्रिया पक्ष और विपक्ष में कुछ तर्क हैं। राजभवन का प्रमुख कौन होता है? प्रशासनिक सचिव, एक आईएएस अधिकारी। राजभवन जहाँ राज्यपाल बैठते हैं, राज्यपाल का आवास। वर्तमान सचिव राजस्थान में डॉक्टर पृथ्वीराज हैं। राज्यपाल का एक सचिवालय होता है, वो राज्यपाल की सहायता करता है, सलाह देता है। अब राजस्थान में कुछ प्रावधान किए गए हैं। एक राज्यपाल राहत कोष का गठन किया गया है और इसका गठन किया गया 14 मार्च 1973 को। राज्यपाल राहत कोष का गठन कब किया गया? 14 मार्च 1973 को किया गया, जिसका अध्यक्ष राज्यपाल होता है, जिसके उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। स्थापना देखो, ये राज्यपाल थे किसके काल में? जगन्नाथ पहाड़िया। तो ये बात हमें देखनी होगी एक बार। 1972 से 1977 की बात है। राज्यपाल स्थापना किसके काल में की गई? तो ये बात अपन एक बार दोबारा देखेंगे कि राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया ये क्या कहना चाहते हैं। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, राज्यपाल सभी राज्यों के जो विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति होते हैं, बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, ठीक। फिर देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति के पक्ष और विपक्ष में तर्क बताए गए हैं। पक्ष में तो बात ये है कनाडा के संविधान से प्रेरित है। सीएम और राज्यपाल निर्वाचन का विवाद नहीं है। अनावश्यक निर्वाचन व्यय की बचत होती है। संवैधानिक पद प्रमुख है, वो चुनाव आवश्यक नहीं है और भारतीय संघात्मक व्यवस्था इससे मजबूत होती है। मतलब राज्यपाल की नियुक्ति के पक्ष में और विपक्ष में तर्क बताए गए हैं कि इनको भाई निर्वाचित किया जाना चाहिए या जिस प्रकार से इनकी नियुक्ति की जाती है, कौन-सा प्रोसेस ज़्यादा ठीक है। तो पक्ष में तर्क ये बताए गए हैं कि भाई कनाडा के संविधान से लिया गया है, फिर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव नहीं होगा, अनावश्यक निर्वाचन का व्यय नहीं होगा, संवैधानिक प्रमुख है, इसलिए इनका आवश्यक भी नहीं है निर्वाचन होना और भारतीय संघात्मक व्यवस्था इससे क्या होती है? मजबूत होती है। विपक्ष में तर्क ये है कि स्थानीय जनता से जुड़ाव का अभाव रहता है। वृद्ध राजनेताओं का मानद पद बना रहता है। केंद्र राज्य हस्तक्षेप का एक माध्यम है राज्यपाल का ये पद और जनप्रतिनिधित्व की भावना का भी अभाव रहता है। उच्च आयोग ने इसलिए चयन समिति की सिफारिश की थी, जिसमें पीएम हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं और आपके गृह मंत्री और उस संबंधित राज्य के सीएम, ठीक है? 2007 की बात है। उच्च आयोग ने सिफारिश की थी कि उन चयन समिति के आधार पर इनका नियुक्त किया जाना चाहिए, ठीक है? चलिए, तमिलनाडु बात 2025 है, त्वरित अनुच्छेद संशोधन किया गया। हमने डिस्कस किया था कि भाई अनुच्छेद से कोई भी विधेयक है, उससे संबंधित शक्ति प्रदान की गई थी। राज्यपाल के लिए समय सीमा निर्धारित की गई 1 माह और राष्ट्रपति के लिए 3 माह। तो तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु राज्यपाल का बात था। डीएमके की सरकार, श्री आर.एन. रवि राज्यपाल। अ, राज्यपाल को 1 माह का समय दिया गया और राष्ट्रपति के लिए 3 माह इसके द्वारा निर्धारित किए गए थे। कि किसी भी विधेयक को राज्यपाल अपने पास 1 माह में अनुमति दे या जो भी डिसीजन लेना है वो 1 माह में ले लें और राष्ट्रपति 3 माह में ये डिसीजन कर सकते हैं, ठीक है? त्वरित संशोधन की बात की गई, कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल एक बार में यहाँ आपके सामने है। हमने देखा नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। योग्यता 157 में बताई गई। 158 में क्या बताया गया इनके बारे में? 158 में शर्तें बताई गई, पद की शर्तें क्या हैं? 156 में कार्यकाल के बारे में बताया गया है। शपथ 159 159 में बताई गई। क्षमादान शक्तियाँ 161 में बताई गई। 5 प्रकार की समाधान शक्तियाँ इनको प्रदान की गई हैं। स्वयं विवेकीय डिसीजंस कुछ मतलब 163 में बताए गए हैं। सीएम की नियुक्ति करता है 164 1 में करता है। अभिभाषण देने का बिल्कुल अधिकार है 176 में। अध्यादेश 213 और राष्ट्रपति शासन की बात करें तो आर्टिकल 356 के द्वारा राज्य में संवैधानिक तंत्र है, उसकी विफलता के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक है? चलिए, तो ये सारे आर्टिकल्स जितने भी देखे हमने इम्पोर्टेंट थे, वहीं से हमें याद करने हैं। ये तो बहुत कुछ-कुछ आर्टिकल्स यहाँ लिखे हुए हैं जिसमें त्वरित संशोधन किया गया है। कुछ क्वेश्चन्स हैं देखिए, राज्य कार्यपालिका का प्रावधान संबंधित क्या किस प्रावधान कहाँ प्रावधान किया गया है? तो हमने देखा संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 152 से 167 तक बताया गया है, ठीक है? तो यहाँ से आप देख सकते हैं बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, ठीक है? ये कुछ क्वेश्चन्स हैं, इसके बाद जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन्स हैं उनको अपन एक सेपरेट क्लास में सारे क्वेश्चन्स को डिस्कस करेंगे जो हाल ही में पूछे गए हैं। चलिएगा। राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे और कब कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया? तो हमने पता है राज्य के प्रथम राज्यपाल श्री गुरुमुख निहाल सिंह थे, जिन्होंने 1 नवंबर 1956 को कार्यभार ग्रहण किया था, जबकि 25 अक्टूबर को इनकी नियुक्ति की थी। नियुक्ति कब की गई थी? आपके 25 अक्टूबर 1956 को नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने कार्यभार कब ग्रहण किया? 1 नवंबर 1956 को, ठीक? चलिए। राजस्थान के 45वें राज्यपाल कौन है? तो श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े। महाराष्ट्र जी से संबंधित है, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा।
राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो आर्टिकल 155 में बताया गया है। नियुक्ति के संबंधित प्रावधान है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है, चलिएगा। और राज्यपाल हेतु न्यूनतम आयु और शैक्षणिक योग्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो हमें पता है कोई शैक्षणिक योग्यता के बारे में तो नहीं बताया गया है। न्यूनतम आयु बताई गई है। न्यूनतम आयु कितनी बताई गई है? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले। इसके अलावा वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। ये प्रावधान इनके बारे में बताए गए हैं। और किस आर्टिकल में बताए गए हैं? आर्टिकल आपके 157 में इनका प्रावधान किया गया है। आयु 30 वर्ष गलत है। आयु 35 वर्ष, कम से कम स्नातक, ऐसा भी नहीं है। आयु 35 वर्ष, कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है। आर्टिकल 157 में ये बात बताई गई है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर। चलिएगा, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? देखिए, राष्ट्रपति स्वयं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है आर्टिकल 159 के तहत। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। और आर्टिकल 219 में, आर्टिकल 219 में हमने देखा था राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनको शपथ दिलाई जाती है। और राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आर्टिकल 159 में राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। चलिए, राज्यपाल किन मामलों में क्षमादान नहीं दे सकता? ऐसा प्रावधान बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 161 में इनकी क्षमादान शक्तियां बताई गई हैं। तो हत्या के मामले में, आजीवन कारावास के मामले में, तो मृत्यु दंड और सैन्य जो मामले हैं उनमें राज्यपाल क्षमादान नहीं दे सकता। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चंस जितने भी पूछे गए हैं, अच्छे जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए। विधान परिषद में राज्यपाल 1/6 सदस्य किन क्षेत्रों में नामित कर सकते हैं? तो हमने देखा था आपके साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सहकारिता के क्षेत्र में और आपके समाज सेवा के क्षेत्र में। ये 5 बातें बताई गई थी। तो साहित्य है, विज्ञान है, कला है, सहकारिता है, समाज सेवा है। यही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। यहाँ से देखिए, साहित्य सही है, विज्ञान सही है, कृषि क्षेत्र में नहीं कर सकता, ये ऑप्शन गलत हो गया। साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सहकारिता, समाज सेवा, खेल के क्षेत्र में प्रावधान नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में नहीं है। विज्ञान के क्षेत्र में है, कला, सहकारिता, समाज सेवा, शिक्षा अलग से ऐसा नहीं। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश 213 की अधिकतम वैधता कितनी है? तो अधिकतम वैधता तो 6 माह है। 6 माह प्लस 6 सप्ताह। ठीक, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीपी सिंघल बनाम भारत संघ 2010 मामले में सीजीआई कौन थे? तो केजी बालाकृष्णन साहब इसमें सीजीआई थे। ये ऑप्शन राइट आंसर है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु बाद 8 अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों की समय सीमा क्या निर्धारित की गई? तो राज्यपाल के लिए 1 माह और राष्ट्रपति के लिए 3 माह का ये समय सीमा निर्धारित की गई। ऑप्शन कहाँ है? राज्यपाल के लिए 1 माह, राष्ट्रपति के लिए 3 माह। सी ऑप्शन अपना। ये इंपॉर्टेंट बात है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों की समय सीमा क्या निर्धारित की गई? राज्यपाल के लिए 1 माह है, राष्ट्रपति के लिए 3 माह निर्धारित की गई। मुंशी आयोग 2007 की चयन समिति में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा के अध्यक्ष सम्मिलित थे, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री सम्मिलित थे, प्रधानमंत्री सम्मिलित थे, उपराष्ट्रपति इसमें सम्मिलित नहीं है, ना ही विपक्ष के नेता इसमें सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में कौन सा कथन सही है? राज्यपाल के कार्यकाल की स्थिति 156 में बताई गई है। 5 वर्ष निश्चित कार्यकाल है, कभी भी हटाया जा सकता है। 6 वर्ष है, राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत है, पद कभी रिक्त नहीं होता। तो बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सामान्यतः 5 वर्ष तक ये नियुक्त रह सकते हैं, पद कभी भी रिक्त नहीं रहता है। तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं जब तक अगला राज्यपाल अपना पद ग्रहण ना कर ले। तो बी ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल के स्थानांतरण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो राज्यपाल संविधान में उल्लेख नहीं है, केवल परंपरा है। बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 156 में स्थानांतरण का प्रावधान राज्य विधानसभा की अनुशंसा पर गलत बात है। ये बात सही है कि संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, केवल परंपरा रही है। और वो भी एक निश्चित कार्यकाल के दौरान, उनका जो भी रिमेनिंग कार्यकाल है उसके लिए उनका ट्रांसफर दूसरे राज्य में किया जा सकता है। राज्यपाल राहत कोष की स्थापना कब हुई और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष तो देखिए राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल और इसकी स्थापना की गई आपके 14 मार्च 1973 को। 14 मार्च 1973 को की गई, जिसका अध्यक्ष राज्यपाल होते हैं और उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। राज्यपाल राहत कोष है, इंपॉर्टेंट बात है, ये हमें याद रखनी है। राज्यपाल राहत कोष की स्थापना कब हुई? 14 मार्च 1973 को। चलिए, अगला क्वेश्चन। राजस्थान में राज्यपाल पद किसने और कब सृजित किया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, 6वां संविधान संशोधन, ऐसा तो नहीं पढ़ा हमने। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 ने 1 नवंबर 1956 से संविधान में मूल से 26 जनवरी 1950 से है। तो राज्यपाल का पद किसने और कब सृजित किया? हमने देखा था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। 1956 के तहत इसका पद का सृजित किया गया था। और 7वें संविधान संशोधन के तहत तो ये बताया गया था कि भाई एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा ये संविधान में आया है। इससे पहले कौन सा पद हुआ करता था? आपके राष्ट्र प्रमुख का पद होता था। ठीक,
चलेगा अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्ति किन दो प्रकार की है? संविधान द्वारा प्रदत्त है और परिस्थिति जन। तो बिल्कुल सही बात है, केंद्रीय और राज्य ऐसा नहीं है, वित्तीय न्यायिक है ऐसा नहीं है, कार्यपालिका और विधायी। संविधान द्वारा प्रदत्त है कुछ और परिस्थिति जन। चलिएगा अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल के स्वविवेकीय विनिश्चय के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विनिश्चय अंतिम होगा, न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा, राष्ट्रपति विनिश्चय बदल सकता है, मंत्रिपरिषद की सलाह न्यायालय मांग सकता है, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो यहाँ से देखिए राज्यपाल का जो विनिश्चय है वो अंतिम है और न्यायालय में इसको प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। ये राइट आंसर है, बी ऑप्शन अपना। ठीक है, चलिए राजस्थान के एकमात्र राज्यपाल जिन्हें राष्ट्रपति ने निष्कासित कर दिया, तो हमें पता है 1981 में श्री रघुकुल तिलक जी को निष्कासित कर दिया था। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं, क्वेश्चन इस तरह से पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, और हुडा मामले 2024 में किस राज्यपाल ने किस सीएम के विरुद्ध एफआईआर की अनुमति दी? ठीक है, तो राज्यपाल थावरचंद गहलोत, सीएम सिद्धारमैया कर्नाटक, राज्यपाल हंसराज बहादुर भारद्वाज, इनको नहीं, तो ये अपना जो ऑप्शन है वही ऑप्शन राइट आंसर है। हमने देखा था राज्यपाल थे थावरचंद गहलोत, सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मुडा प्रकरण में इनको एफआईआर की अनुमति दे दी थी। ठीक, तो इस तरह से ये 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, राज्यपाल की विभिन्न शक्तियां, विभिन्न अनुच्छेद, सबके बारे में हमने जाना। और अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहाँ पे रोकेंगे। धन्यवाद।